हेलो, दिस इज़ रिजवान सोलकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग ने एक वीडियो ख़त्म किया है और अभी दूसरे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ये दोनों बाइक का कंपैरिजन होगा, जो कि डे टू डे लाइफ वाला रहेगा। मेरे साथ आज आदिल है। तो सबसे पहले तो दोनों बाइक्स की हाइट देख लो और साइज़ भी देख लो, क्योंकि ये साइज़ में बड़ी है और एक्सपल्स जो है वो हाइट में बड़ी है इसके कंपैरिजन में। तो आदिल की हाइट जो है 5.7 और 8 के आसपास है ना। आई गेस 5.7 और 8 के आसपास ही है। सो एक अंदाज़ा आप देख सकते हो कि 5.8 वाले बंदे की हाइट कितनी पहुंचती है इस पे। पूरा टिप्टो होता है ना तेरा, वही टिप्टो ही हो गया वो पूरा। उस पे दिखा, उस पे बैठ। और ये रहा हिमालयन पे तो काफ़ी आराम से उसके हाइट पहुंच जा रही है, आराम से एकदम काफ़ी इजी उसको हाइट में आ रही है ये। सो ये ज़्यादा कंट्रोल के लिए अच्छी होगी, बट उतनी हैवी भी है एज़ कम्पेयर टू एक्सपल्स आई गेस 170 किलो की कुछ है, 170-180। और ये जो है वो अप्रॉक्स 200 किलो के आई गेस ऊपर है ये वाली बाइक। तो काफ़ी सारा डिफरेंस भी है। और अभी स्टार्ट अपन सबसे पहला बताते हैं कि एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं दोनों बाइक्स का कैसा है। इसका स्टॉक साउंड ही है इसका, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए हुए। सो ये इसका साउंड था। अब आपको सुनाते हैं हिमालयन का साउंड। सब में हो, FI वाले सब में हो ना, तेरे में नहीं होगा ना। तो ये है ये रहा हिमालयन का साउंड, जो कि एक्सपल्स के मुकाबले मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एक्सपल्स का भी है एक अपना अलग स्क्रीम है, बट एक हिमालयन का भी एक अलग अपना थोड़ा बेसी साउंड है, तो मज़ा आती है उसके अंदर। बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में। हैंडलिंग मेरे को इसकी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो फ्री वाला जो रहता है ना, कंसोल और हेडलाइट से फ्री वाला, उसके वजह से हैंडल काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट लगता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपल्स की भी हैंडलिंग अच्छी है, बट ये कैसा, ये इसके साथ में, तो इसका वज़न भी उसके साथ में रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अभी काफ़ी सारे लोग इस पर रैली टावर लगाते ताकि ये फ्री हो और उन लोग की हैंडलिंग और ज़्यादा बेटर हो। वो भी एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं आपके एक्सपल्स पे। तो हैंडलिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर इसकी है। अब दोनों बाइक्स में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हैं हर चीज़ में, बट दोनों बाइक्स में अपनी अपनी अच्छी चीज़ें और दोनों बाइक्स में अपनी अपनी बुरी चीज़ें हैं। बट अगर जैसे अपने जैसे नॉर्मल बंदे हैं, अगर ले रहे हैं, दोनों बाइक्स के बीच में कन्फ्यूजन है, तो आई गेस उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में, जैसे मेंटेनेंस क्या होगी, सर्विस वगैरह क्या होगा। अभी इस बाइक के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, बट इसके साथ में कुछ कंपैरिजन है जो मैं कर रहा हूँ। अभी जो सैडलिंग एक्सपल्स पे ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि एक्सपल्स की जो सैडलिंग में आपको ये ग्रिप करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है टैंक के पास। बट अगर बात करें कि हिमालयन की, तो हिमालयन का वैसा नहीं है। हिमालयन में आपको यहीं पे आपको ग्रिप करना है, यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वेट लगता है सैडलिंग के टाइम पे, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। उसमें ज़्यादा मज़ा एक्सपल्स में ही आती है सैडलिंग करने के वक्त, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है उस मामले में। तो बात करते हैं राइडिंग पोजीशन के बारे में दोनों बाइक्स की, तो मेरे को ज़्यादा बेटर एक्सपल्स की लगती है, क्योंकि इसमें जो है आपका हाथ आराम से इतना इजीली फ्री रहता है, जबकि हिमालयन में नहीं रहता है, जो कि अभी आपको बताते हैं वहाँ पे भी बैठ के। ये जो स्पेस देखो यहाँ पे कितना आपका हाथ फोल्ड हो रहा है और आप आराम से पूरे सीट पे बैठे हुए हो। आपके हैंडल काफ़ी क्लोज है, आराम से आप उसको ट्विस्ट टर्न्स जो भी है आप कर सकते हो। अब हिमालयन पे बैठ के दिखाते कि उसमें कितना फ़र्क है। तो ये अगर अच्छे से पूरा बैठते हैं, जब अगर और थोड़ा पीछे होने की कोशिश करेंगे, तो ये देखें
एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट है और उसमें कैसा हल्का सा बैंड हो रहा था। अगर ये पोजीशन पे रखने तो वो उतना कांस्टेंट रहता नहीं है चलाने के टाइम पे, और अगर थोड़ा फोल्ड करना है आपको, थोड़ा और फ्री करना है, तो उसके लिए हल्का सा टिल्ट होना पड़ता है आगे की तरफ। तो ये एक बात है जिसकी वजह से मेरे को राइडिंग पोस्चर जो है वो एक्सपल्स का ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरी बाइक है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है जो मैं बता रहा आपको। अब देखा जाएगा तो प्राइस डिफरेंस बहुत है, सीसी में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस में भी डिफरेंस होगा ही। बट कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ बाइक्स में थोड़ा बहुत जैसे 500-100 का फ़र्क रहता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है मेंटेनेंस के हिसाब से भी। अभी तक हीरो ने 400 बाइक लॉन्च नहीं की है, वो भी जल्दी हो जाएगी, फिर उसके बाद एक फेयर कंपैरिजन हम कर सकते। बट फिर भी अभी भी काफ़ी लोग के मन में रहता है कि जेब में पैसे तो है, बाइक तो कोई भी ले सकते, बट लेने के बाद क्या उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी एक अपना पॉइंट रहता है कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो अभी इसमें जो मेरे को सबसे ज़्यादा मिसिंग लगता है वो है इसका गियर, जो कि 6th गियर है। 6th गियर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लगता है टूरिंग करने के टाइम पे। जब भी मेरे को 5th गियर पे रहते हो तो थोड़ा जब वाइब्स आ जाते हैं 100 के आसपास, तो फील होता है कि अगर 6th गियर होता तो और स्पीडिंग भी होती और ज़्यादा टूरिंग और ज़्यादा स्मूथली हो पाती है अगर 6th गियर होता तो। और इसके गियर उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितने इसके है, जो कि ऑब्वियस रीज़न है, इसमें स्लीपर क्लच है, इसमें नहीं है। आपको टूरिंग के टाइम पे फील होगा, स्पीड की कमी होगी, उसमें वो चीज़ आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 6 स्पीड है। इसमें 6 गियर है, आराम से 130-140 पे लोग क्रूज़ करते बिना वाइब्रेशन के। बट इसमें ऐसा है कि वाइब्स आपको 100 के आसपास आ जाते। और एवरेज की अगर बात करें तो आज के टाइम पे एवरेज ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ जो है कम थोड़ा उतने के आसपास ही देती है, जैसे 30, 35 एंड 25, ये 3 ज़्यादा चलते हैं आजकल। तो इन तीनों के आसपास ही एवरेज रहता है। जैसे मेरी गाड़ी 35 का दे रही है तो ये आई गेस 30 और 35 के बीच में दे रही है। ऐसा कुछ एक कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं आपके राइडिंग के हिसाब से। आप अगर टूरिंग कर रहे हो तो जब भी थोड़ा ज़्यादा देगी, और अब सिटी में चला रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम देती है वो टाइम पे, जो कि मेरी गाड़ी भी देती है। मेरे को तो ऐसा कभी कभी लगता है मेरे को 25 या 20 का मिल रहा होगा इसका एवरेज, कभी कभी ऐसा फील होता है। काफ़ी लोगों को होता होगा जो एक्सपल्स रैली ओन करते, रैली के साथ है वैसा या फिर स्टैंडर्ड में, मुझे नहीं पता, बट मैं तो वो चीज़ फील करता हूँ। और सस्पेंशन जो है इसमें आप सस्पेंशन सेट नहीं कर सकते, जो है फिक्स सस्पेंशन दिया हुआ है इसके अंदर। बट ऑफ रोडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है ये वाला। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें उसकी ज़रूरत थी भी, क्योंकि उसका सस्पेंशन इतना अच्छा दिया हुआ है। और इसमें आप हार्ड और सॉफ्ट करने के यहाँ पे सेटिंग दिए हुए दोनों तरफ, और पीछे की तरफ भी दिया हुआ है। सो इसलिए फिर इसमें काफ़ी मज़ा आता है। बट जो स्टैंडर्ड एक्सपल्स है उसमें यह ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो उतना अच्छा सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा, हिमालयन की तरह तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो अभी अगर बात करें कि जब बाइक परचेज़ करते हैं तब क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती है बाइक के साथ लगी हुई, तो हिमालयन में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि ये गार्ड जो है, क्रैश गार्ड भी आपको कंपनी वाला चाहिए तो कंपनी से लेना पड़ेगा, और एल्स थर्ड पार्टी लगा सकते हो। बट थर्ड पार्टी के भी काफ़ी सारे मसले अभी चल रहे थे कि चेसिस बैंड हो रही है या जो भी है। फिर ये जो नीचे का जो ये वाला बैश प्लेट है ये भी आपको फाइबर का मिलता है। फिर ये वाला भी जो है वो आपको फाइबर का ही रहता है, ये अलग से उसने परचेज़ किया है। मेटल वाला, ये वाला उसने अलग से परचेज़ किया है। ये भी आपको मेटल वाला मिल जाएगा बैश प्लेट, बट वो भी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। सो रॉयल एनफील्ड में हैंडल गार्ड्स भी नहीं होते, वो भी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो रॉयल एनफील्ड नहीं प्रोवाइड करता, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। बट जहाँ पे अगर आप इसकी बात करो एक्सपल्स में, तो एक्सपल्स को जो बैश प्लेट है मेटल वाली ऑलरेडी पहले से दी हुई रहती है। ये जो गार्ड है ये भी स्टील का या मेटल का ही है आई गेस, हाँ, तो वो भी आपको पहले से ही दी हुई रहती है। और जो ये लेग गार्ड रहता है, लेग गार्ड भी कंपनी से ही लग के आता है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हिमालयन में करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बाइक लेने के वक्त, और आपको एक्स्ट्रा पैसे रखने हैं अगर आप हिमालयन ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें लगाने के लिए। ये वाला जो गाड़ी है वो पहले से रहता है,
ये जो है टैंक के पास वाला ये पहले से आता है, जो कि पहले वाले हिमालयन में भी आता था। अभी बात करते हैं दोनों बाइक से मेंटेनेंस के ऊपर और जो भी चीज़ें हैं। और ये पूरी वीडियो में अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। कुछ चीज़ें मेरे को बुरी लगेगी तो आपको अच्छी लगेगी, कुछ आपको अच्छी लगेगी तो मुझे बुरी लगी। जैसे कि इसके रूमर्स काफ़ी सारे थे, जो कि चेसी टूट जाना ऑटोमेटिक, और फिर इसके रिम्स का भी है कि ऑफ रोड में ज़्यादा पोर्टल्स वगैरह पे रिम्स वगैरह बैंड हुई काफ़ी लोगों की, वो भी कम स्पीड पे, जो कि ऑफ रोड मशीन है तो आई गेस नहीं होना चाहिए। भी ऐसा है कि कंपनी तो बोलती है कि अगर आप थर्ड पार्टी लगा रहे हो और चेसी अगर आपकी टूट रही है वो क्लेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो ये लोग के थर्ड पार्टी के जो गार्ड्स रहते हैं वो सीधा चेसी से ही कनेक्टेड रहते हैं, जो इससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चेसी से वो सारे कुछ कनेक्टेड रहते हैं। मैं खुद अवॉइड करता हूँ, मेरे बाइक पे भी मैंने आज तक कोई भी क्रैश गार्ड नहीं लगाया, क्योंकि वो सीधा चेसी पे इम्पैक्ट करता है अगर आप गिरते हो तो। क्योंकि मेरे को बहुत गलत वे लगता है, क्रैश गार्ड है या फिर चेसी ब्रेकर गार्ड है वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा है। और इसमें और एक बारिश में जो इशू आ रहा है वो है ये दोनों जो स्विच है, ये दोनों स्विच ख़राब हो रहे बारिश में, ऐसे काफ़ी सारे क्लेम्स हुए। वो बात तो अच्छी है कि वो लोग ये जो है वो वारंटी में क्लेम करके दे रहे, और एल्स अगर वारंटी ख़त्म हो गई उसके बाद भी तो बारिश आनी है, तो ये आपको फिर पैसे दे के ही ये स्विच चेंज करना है। और आई गेस एक स्विच अराउंड 8000 का कुछ कॉस्टिंग है इसके एक स्विच का। वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो एटलीस्ट। फिर रिम्स जो है वो रिम्स आई डोंट नो किस रीज़न के ऐसे बैंड हुए हो गया, आई गेस वो नसीब पे होगा, ज़्यादा गंदा खड्डा होगा इसके वजह से बैंड हुआ होगा। वो शायद मेरे बाइक का भी हो सकता है कभी, ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एक्सपल्स में कभी नहीं होगा, वो चीज़ हो सकता है। इतने अपने रोड ही इतने अच्छे हैं कि कभी भी कोई भी कुआं ही आ जाता है सीधा, तो क्या कर सकते हैं, फिर तो वो बैंड होने से ही रहा। और एक चीज़ है जो इसकी मेंटेनेंस में मेरे को बुरी लगी है वो है इसके डिस्पैड्स। अभी जैसे मेरे फ्रेंड ने आई गेस 2000 किलोमीटर के आसपास ही चलाया, बट फिर भी उसके ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए। जब हम लोग ने सर्विस सेंटर में पूछा कि क्या रीज़न हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा ब्रेकिंग होगी इसलिए, और बाइक जैसे हैवी है तो उसके लिए भी उन्होंने एक रीज़न दिया। अब ऐसा तो नहीं कि बाइक हल्की है, अभी बाइक तो हैवी है, ब्रेकिंग भी हम करते ही है, बट फिर भी 2000 किलोमीटर बहुत कम लगा मेरे को। और ऐसा भी नहीं कि इसके डिस्पैड्स काफ़ी सस्ते, जैसे 1200 या 1500 के अगर आते और उतने पे ख़त्म होते तो आई गेस किसी को बुरा भी नहीं लगता। बट इसके डिस्पैड्स जो है ऑलमोस्ट 4000 के वन पैर आते, जैसे पीछे का अगर है तो वो 4000, आगे का जो है वो 4000, तो इसके दोनों ही जा चुके थे, तो उसको 8000 का कॉस्टिंग पड़ा है वो चीज़ का भी, तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू मेरी बाइक। अभी मेरी बाइक का जैसे अगर डिस्पैड ख़त्म होता है, तो अभी तक तो नहीं हुआ है, 8000 किलोमीटर हो गई न्यू डिस्पैड, जब से न्यू बाइक लिया हो, जब से एक भी बार मैंने चेंज नहीं किया हो। इसका आई गेस 1200 का कुछ एक पैर है, तो उसके एक के कंपैरिजन में इसमें आई गेस मैं 3 लगा लूँगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। और जैसे रिम का जो है, रिम आई डोंट नो कितने का आता होगा, बट डिस्पैड तो एटलीस्ट इन लोग को करना चाहिए। और ऊपर से लोग के जो है डिस्पैड्स वो ब्रास वाले, सिरेमिक आई डोंट नो कितना चलता होगा, सिरेमिक भी ट्राई करके देखना चाहिए एक बार, क्योंकि सिरेमिक 2000 के आसपास आते हैं, तो हाफ ऑफ द रेट हो जाता है वो। वो भी एक बार कभी ट्राई करके देख सकते हैं इस पर लगा के। जो सर्विस कॉस्ट है वो इसकी आई गेस 2000 के आसपास कुछ है, और मेरे बाइक की जो है वो 1500 के आसपास की है, तो इतना फ़र्क नहीं है। सीसी में बहुत फ़र्क है, बट सर्विस में उतना नहीं है, जो कि अच्छी बात है वो चीज़। अभी जो इंजन हीटिंग का है वो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें ऊपर से एयर कूल्ड है, इसमें भी है। 200 सीसी के हिसाब से ये भी काफ़ी गर्म होती है, और 400 सीसी के हिसाब से ये भी काफ़ी गर्म होती है। बट मैंने KTM चलाया हूँ, तो KTM के हिसाब से ये थोड़ी मेरे को ज़्यादा गर्म लगी। और मेन क्या है ना, इसका इंजन मेरे को ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ लगता है, अगर मैं ऐसा पैर रखता हूँ ना, अगर शॉर्ट्स वॉर्ट्स जैसे जो पहन के चलाता है उन लोग के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा, इस तरफ भी और इस तरफ तो फिर भी कम ही है, बट इस तरफ के लिए थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। कभी कभी अपन ट्रैफिक में रहते तो पैर ज़्यादा वाइड नहीं रख सकते, तो वो भी एक अपने को ध्यान में रखने वाली बात है इसमें। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टाइट बजट है, जैसे 2 लाख के अंदर आपको एक
एडवेंचर बाइक चाहिए जिसमें आप टूरिंग भी कर सकते हो। टूरिंग अपना ऑलमोस्ट लाइक 20% टूरिंग होता है, वीकेंड्स पे निकलते होगे या कोई भी टाइम पे निकलते होगे, बट ज़्यादा तो आप ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे। तो एक्सपल्स की तरफ जाना। और इसका कॉस्टिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेंटेनेंस कुछ भी टूटे फूटे तो आपको 500-300 रुपये दे के वो बन जाएगा। हाँ, मेजर चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, बट इसमें अगर कुछ भी टूटे फूटे तो 1000 रुपये के कम तो आपको नहीं देना है। मिनिमम 1000 रुपये तो आपको इस पर स्पेंड करने हैं। और इस पर मिनिमम 80 रुपये में मेरा आई गेस लीवर बन गया था, जो कि मेरा टूट गया था लीवर जब मैं बाइक पे से गिरा था। तो 80 रुपये में इसका लीवर आ गया था, उसका आई गेस 350 या 600 रुपये का लीवर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। बट अगर आपका ऑल टाइम टूरिंग पर्पस है, जैसे पूरा टाइम आप टूरिंग ही कर रहे हो, व्लॉग्स बनाते हो या कुछ भी करते हो, जैसे पूरा टाइम लॉन्ग टूर्स खाली हो रहे, तो ऑब्वियसली ये बाइक ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले, क्योंकि इसकी स्पीड वगैरह जो टूरिंग पर्पस के लिए ही बनाई हुई है। सो ज़्यादा सीसी है, ज़्यादा कैपेबल है वो चीज़ों में। टैंक इसका सबसे बड़ा है, जैसे 17 लीटर्स का इसका टैंक है और मेरे बाइक का जो है वो 13 लीटर्स का टैंक है। और एवरेज भी ऑलमोस्ट सेम ही दे देती है। तो हिमालयन बेस्ट होगी सिर्फ टूरिंग है तो। बट अगर कम्यूटर है, बजट थोड़ा टाइट है और थोड़े बहुत मेंटेनेंस का भी देखना पड़ेगा आपको, सो ये मत लेना, एक्सपल्स लेना। अगर आपके पास पैसे फटे जेब में भरे पड़े खाली करने, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर हिमालयन 450। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत कवर की होगी। अगर जो कुछ भी आपको मिसिंग लगता है या आपको ऐसा लगता है कि ये कैसा होगा या वो कैसा होगा, तो आप एक कमेंट बॉक्स में आप वो आपका सवाल लिख सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा उसी में। इसमें एक और एक चीज़ है जो बच गई, जो मेरे को अभी आदिल ने याद दिलाया उड़ने के ऊपर से। इसमें आगे से ज़्यादा उड़ता है, पीछे से कम उड़ता है बारिश के वक्त, जो कीचड़ चिकड़ जो भी है आप बोलते हो। हाँ, साइड से भी इसका काफ़ी स्पेस है तो उड़ जाता है। और देखो यहाँ पर भी आता है इसका। सो ये सारी चीज़ें भी है। पूरा ये जो है अभी कीचड़ से लथपथ हुआ है उसके वजह से। और इसमें आगे से भी उड़ता ही है सेम उसी तरीके से। अभी धोई हुई है तो आपको दिखेगा नहीं इतना, आगे से भी उतना ही उड़ता है। और पीछे से भी जो पिलियन जो यहाँ पे बैठता है ना, वहाँ तक पूरा आ जाता है, पिलियन के पीठ वीठ पे पूरा आ जाता है। और साइड से भी आता है, आई डोंट नो क्यों। ये है स्टॉक है फिर भी वैसा आता है, बल्कि स्टॉक में वो नहीं होना चाहिए था। सो बस आज के लिए इतना ही रखते इस वीडियो में। कंपैरिजन वीडियो में मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें छूटी भी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होगी भी इसके, और उसके बारे में मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं गया क्योंकि वो सारी चीज़ें तो बाकी लोग कर ही लेते ये। सो एक एज ए एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसा है इस बाइक के बारे में और क्या है इस बाइक के बारे में। सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।